खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमित बड़ी साहब और मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब पहले सऊदी अरेबिया जाएंगे, उसके बाद शायद वापस आएँ, और ये बावर किया जाता है कि अब उनका आना ठहर गया है। अच्छी बात है, ये भी सिलसिला हो जाए, मगर इस पर बड़ी साहब बात करेंगे हम। सऊदी अरब, दुबई और इंग्लैंड की क्या अहमियत है वतन अजीज़ में। तहरीक इंसाफ की कोई डील हो रही है, ये एक र्यूमर मिल चल रही है, हमारे पास खबरें इसके मुतज़ाद है। किसी किस्म की कोई डील नहीं है, ना ही खान साहब ने कुछ कहा, मगर डिटेल्ड न्यूज़ हम भट्टी साहब आपसे लेंगे। इंजेक्शन स्कैंडल आ गया, लोग मर रहे हैं, मौत बांट, अंधे अंधे हो गए लोग भट्टी साहब इस स्कैंडल इस। और हमारे साथ होंगे डॉक्टर उबैद अली, हम उनसे पूछेंगे कि ये कहाँ पे, और फिर ये सर्वेज़ कहाँ से आते हैं। अब इंटरनेशनल सर्वे चल रहा है, पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन यकीनन मुल्क होगा अगर आप उसको अमेरिका के साथ कंपेयर करें, मगर सस्ता मुल्क तो भट्टी साहब हम तब कहेंगे ना जब लोगों की जो इनकम का इंडेक्स है कमांदे की हो, तो फिर उसके साथ हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले तो इधर आते हैं भट्टी साहब, कोई और ख़बर नहीं है सिवाय सब तशरीफ ला रहे हैं, डील हो रही है नहीं हो रही, सऊदी अरब होंगे। हालांकि ये इंतहाई बेमानी गुफ्तगू है, मगर हम भी करेंगे कि इनके आने जाने से क्या हो सकता है। मगर फिर भी आपसे खबर की फॉर द सेक ऑफ न्यूज़ पूछते हैं कि उधर से होके आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, नवाज शरीफ ने आना है। जिस डील के तहत वो सर्विस अस्पताल से गए थे उससे ज़्यादा मजबूत डील है। जानबूझ के रोज़ाना खबरें फीड कराई जा रही है। मैं फीड, एक होता है खबर और एक होता है प्रोपोगंडा। इसके लिए बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ, क्या कौम ने उन्हें मजबूर किया था आप जाएं? जेल थी, सख्ती थी, मुबैना करप्शन के केस थे, मामला तय हुए। खुद ख्वाजा आसफ सब कह चुके हैं और दीगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत कह चुकी है, वो चले गए। 4 साल नहीं आए, उनकी मर्जी थी नहीं आए। जब अब उनकी मर्जी के अंपायर और ग्राउंड तैयार हो गई और मद्दे मुकाबल खिलाड़ी टीम को भी आउट कर दिया गया अभी तक कागजों में, तो 100 दफ़ा आए। दुबई जाएं, बहरीन जाए, बैंकॉक जाए, सिंगापुर जाए, जो इंग्लैंड जाए या जो आइलैंड जाए, उन्हें आने से रोका किसने हुआ? मुझे बताया ना। 12 नहीं, वो कहते थे जीरो रिस्क होगा। जीरो रिस्क हो चुका ना, जीरो रिस्क हो चुका। जो लेटेस्ट कॉल लंदन से पिंडी या पिंडी से लंदन मिली है, उसमें सख्त तूफान था, बारिश थी, तेज थी, लेकिन बात बड़ी स्मूथ हुई। तूफान भी था। अमूमन मोबाइल काम नहीं करते, वेदर अच्छा ना हो, सिग्नल वीक हो जाते हैं। लेटेस्ट कॉल, यकीनन लेटेस्ट कॉल में तमाम मामला तय हो गए। देखिए, एक होता है काजी साहब इलेक्शन, जिसमें आप तमाम जमातों को आइन और कानून के मुताबिक इजाज़त देते हैं, पोलिंग स्टेशन बनते हैं, पोलिंग बूथ बनते हैं, कैंडिडेट उनके सपोर्टर वोटर को निकालता है, सपोर्टर को वोट ले जाता है। ये सिलेक्शन का नताइज मुबैना तौर पर बन चुके हैं और उसमें अभी आज इस वक्त तक जो भी ताकतवर है, जो भी नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह खुदा होने का दावेदार है, उन्होंने कहा कि जी तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं होगी। और नवाज शरीफ वो नहीं होगी तो ये होंगे ना, क्योंकि अदरवाइज इलेक्शन से उसको नहीं हरा सकते। काजी साहब, एक फैक्ट्स मान जाए, किसी दौर में भट्टो के खंबेों को वोट मिलती थी, सच था। हिस्ट्री से मैं चेंज कैसे कर दूँ? नवाज शरीफ भी कुछ मजबूत काफ़ी हुए, लेकिन वो उसकी नहीं आई। अच्छा, सऊदी अरब से कोई यकीनदानी इमरान खान साहब जब अटक से डयाला गए, एक झलक ने पूरी हुकूमत को पागल कर दिया। अब नॉर्मल हो चुके हैं यार। अनबिलीवेबल है कि एक मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म कहता है तरीके इंसाफ ना भी होगी तो इलेक्शन तो होंगे, इमरान खान ना भी होगा तो शफाफ होंगे। क्या हो गया? एहतजाज होगा। यार ये क्या कर रहे हो आप? ये पाकिस्तान बज़ाहिर राना तनवीर साहब ने वजाहत कर तो दी थी कि हम जो है वो क्या, मैं उसको दोहराता नहीं। कैसा मुझे अफसोस है कि इतने इतने उहदों पर साहब अफसोस किस बात? कौन बैठ गया यार? ये बताएं ना, मतलब ये छोड़े, क्या इसमें जाना? अभी तो 10 दिन से वापस ही आ गए, नहीं आए, 10वां दिन हो गया उनको। मेरे ख्याल अभी शायद तशरीफ लाएं या नहीं लाएं। वो आए भी तो कोई नुकसान नहीं, ना भी आए तो कोई नुकसान नहीं। ना वो वज़ीर आज़म बने, ना उनको किसी ने बनाया। ठीक है, किसी ने जिम्मेदारी दी है, लेकिन काजी साहब, एक बीइंग वज़ीर आज़म आपकी जिम्मेदारी होती है, आप अपने वतन के होते हैं। आप ये बयान दे रहे हैं
नहीं होगा तो क्या होगा, एहतजाज होगा तो 8 दिन बाद बंद हो जाएगा। भाई आप भी वज़ीर आज़म निगरान ना बनते तो हमारा क्या नुकसान था। ढग्या भी ढग्या तेन चोर लै चले, उन्हें क्या चौधरियां को भी पट्ठे खाने सा तो चोरां को भी पट्ठे खाने ने, इत्थों मालक कट देगा किसी और नौकरी कर लांगे। अगे किहड़े सलूक चंगे हो रहे हैं साडे नाल। नहीं ठीक है, लेकिन चलें वो भी वो एक टिल्ट तो हमें वाज़े नज़र आती है ना भी ये अब वो कहें कि हम निगरान हैं या हम गैर जानबदार हैं, बल्कि ये अगले दिन मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब भी सुना है उसी होटल में मुकीम थे जिसमें PM साहब थे, वो जो चर्च चला पता नहीं क्या है, हयात रिजेंसी या समथिंग। तो ये सारी बातें तो वाज़े हैं, मगर क्या फ़र्क पड़ता है, आएँ हुकूमत करें, ठीक कर दें, मैशत को ठीक कर दें। कैसा फिर वही बात, मैंने मैशत ठीक करवानी होती है तो चीफ साहब जो हैं वो हमारा डॉलर नीचे लेके आते हैं। देखें, जो हुकूमत हो, जो आप पुराने तजर्बाकार 14 जमातों का मिक्सर लाए थे, वो तो तबाही के उस दहाने पे ले गए जहां से वापसी कोई नहीं थी। PDM की जमातें सब ले गए ना, तमाम ब्रेन आपने आइंस्टाइन इकट्ठे कर दिए, मौलाना फजलुर रहमान, आसफ अली जरदारी, अख्तर महंगल, फलां फलां, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसाक डार। नताइज क्या थे, जब आए क्या थे, जब गए क्या है, और ये हुकूमत उसका तसलसल है। और दूसरी बात, जब जो भी सिलेक्शन होगी या इलेक्शन होगी, जो PDM ने स्पीड पकड़ी थी वही स्पीड रहेगी। किस चीज़ की स्पीड? जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी, हक तलफी, आइन शिकनी, कानून शिकनी, इंसानी हकूक की पामाली। इट्स अ रूटीन मैटर नाउ। मैं लेकिन बड़ी साहब, मैं इसलिए जब मैंने आप इब्तदाई स्टोरी की बात की, यूं ही नज़र इधर चली जाती है, हम अपनी दूसरी स्टोरीज पे भी बात करते हैं। कल मैं थोड़े से सोशल फिगर्स देख रहा था अपने मुल्क के, रोज़ नवाज शरीफ आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं, मियाँ साहब डील हो रही है नहीं हो रही। मैं बड़ी साहब 2-3 फिगर्स आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कल मैंने देखा यार, पाकिस्तान के कितने लोग खुले छत के नीचे सोते हैं, 2 करोड़। गलियों में कितने बच्चे हैं जो रात को गलियों में सोते हैं और गलियों में ही खाना खाते हैं, 15 लाख। अच्छा, सिर्फ कराची की आबादी में 64% लोग जो हैं वो कच्ची आबादी में रहते हैं, पानी कोई नहीं है। डिहाइड्रेंट्स जो हैं इन पर कब्जा किया हुआ है, वहाँ से पानी लेके ये उन गरीबों को बेचते हैं। आज ये आखिर में हम स्टोरी करेंगे, लोगों को दवाई देने की बजाय हम अंधा कर रहे हैं। बात क्या हो रही है, मियाँ साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे, आ रहे हैं नहीं आ रहे। इस गल का 24 करोड़ लोगों से कोई तल्लक है? कादी साहब, अगर ये बातें नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ नहीं आ रहा, इसका मतलब उससे उधर से नजर हटानी है। झूठी खबर ये चला दें कि तरीके इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट में डील हो रही है। मैं कह रहा हूँ डील का वजूद ही नहीं है, डील का वजूद नहीं। अच्छा, अगर ये आप बार बार, आपकी औकात ये है मीडिया की, मेरी, कि हम एक सबसे पॉपुलर जमात को नहीं दिखा सकते। एक आदमी को बार बार मुर्दे को आप जिंदा कर रहे हैं खबरों में। स्ट्रीट पावर उसके पास नहीं है, उस जमात के वोट कोई नहीं, स्ट्रीट पावर कोई नहीं, गलबात ही कोई है, वोटर नहीं है, उसका सपोर्टर नहीं है। और आप अगर ये बार बार उसको दिखाने पे, गन पॉइंट पे मजबूर ना करें, फिर लोग कहेंगे यार फलां घर में ना 3 बंदों ने खुदकुशी कर ली, बच्चे को ज़िबा कर दिया, घर में रोटी खाने के लिए नहीं थी, अस्पताल में कोई मेडिसिन नहीं है, स्कूल है कोई। वो तो मैं अभी आपसे साथ ये बात करूंगा ना बड़ी साहब, मैंने तो कुछ फिगर निकाली, मगर बात यह है कि कुछ और हो ना हो। बड़ी साहब एक बात तो माने ना, इस शहद में जो हमें अजीम लीडर मिले हैं, इस तरह तो नेल्सन मंडेला भी नहीं था, लेनिन भी इस तरह नहीं था। अपने जावेद लतीफ़ साहब की बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे तारड़ साहब की। जावेद कुछ कह रहे हैं, ज़रा गौर से सुनिए, बल्कि कापी पेंसिल चुक लो, मुमकिन है कोई दानिश की बात। जी जी, अदब एहतराम जी जी, आप इन साहब के बारे में शेखुपुर एक दफ़ा मेरे कहने पे जाके, नहीं बड़े मेरे तो दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं और पुराने दोस्त हैं, जब ख्वाजा साहब के पीछे होते थे। बड़े लीडर यार, बड़े लीडर का मेरे कहने पे 25-30 साल पहले के जो लोग उधर हैं उनसे जरूर। और तुसी कहते उसी तरक्की भी ना करिए। अच्छा, ये जरा सुनिएगा, जावेद लतीफ़ साहब कुछ कह रहे हैं। वो ताकतवर हलके जिन्होंने 9-10 मई को भी सहूलतकारी की थी, वो एक्टिव जरूर है। हमारे अदारे, हमारे लोग उसको कितना असर लेते हैं, निगरान सेटअप जो है, मगर उनका प्रेशर, ये हकीकत है उन साजिशी अनासर का जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, अदारों को कमजोर करने के लिए सहूलतकारी का रोल अदा किया, और यहाँ से उनको सहूलतकार मुयस्सर आते रहे। अच्छा, अब ये क्या कौन एक्टिव है? उन्होंने फरमाया कुछ साजिशी अनासर जिन्होंने हमेशा मुल्क को कमजोर, 81 से तो ये इक़्तिदार में आ रहे हैं, वो साजिशी अनासर ही नहीं। ये कहीं इशारा उधर तो नहीं कर रहे बाजवा साहब की तरफ, और वो उधर? यार, ये जहां भी कर रहे हैं, सबसे तवील अरसा इक़्तिदार में ये रहे,
ये वाहिद जमात है जो आज इक़्तिदार में नहीं लेकिन इक़्तिदार से ज़्यादा मजबूत है। कौन से अदारों को इन्होंने ताकतवर से तकारों को जेर तक नहीं किया। आसिफ नवाज जंजवा की आप हिस्ट्री जानते हैं, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। किसको कैसे कौन कैसे मालके के पास पहुंचा, मैं उस बहस पे भी नहीं जाऊंगा। बड़ी साहब हम तो उसमें कंजेक्चर मतलब है, मुझे ये बता दें, ये कह रहे हैं साजिश हो रही है। अब कौन सा बंदा इनकी मर्जी का नहीं है, कौन सा अदारा इनकी ख्वाहिश के ताबे इस वक्त नहीं है। मैं आपसे एक और उसकी मुझे रहनुमाई फरमाए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, इनको दोबारा रिहेबिलिटेट कराने में जो बाजवा साहब का रोल था, इनको तो पैर धो के पीना चाहिए। तो पैर धो के पी रहे हैं। कितने पी रहे ने, कहते ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਫੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। यार काजी साहब, ये एक स्ट्रेटेजी के तहत नवाज शरीफ को दोबारा सियासत में जिंदा करने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। मुझे तो उन पे रहम आता है जो इनको कह रहे हैं कि आके चलाएं, जिन्हें साढ़े बेड़े गर्क कीते, उन्होंने कह रहे हैं आओ चलो। काजी साहब, आज आप मेरी ये हर प्रोग्राम ही रिकॉर्ड होता है, जो इनको ला रहे हैं, जो इनके साथ राब्ते में है, सबसे ज्यादा जिंदगी में अगर वो ना पछताए, हम जिंदा हो ना हो, हिस्ट्री जरूर लिखेगा। और इन्होंने जो उनके साथ करनी है, जो अब ला रहे हैं इनको, वो भी हिस्ट्री लिखेगी। अल्लाह का भी एक निज़ाम है, आज ताकत है इनके पास, जो मर्जी फैसला कर ले। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। वो अवाम को तो ये कब कई जो है वो राइट ऑफ कर चुके हैं। अच्छा भट्टी साहब, अवाम नहीं, सऊदी अरब, दुबई, लंदन के पाकिस्तान में सबसे गैर अहम उन्होंने इलेक्शन पर बैन नहीं लगवा दिया मोहतरम नवाज शरीफ है, क्योंकि 4 साल से मेरी अवाम को छोड़ के गए, लेकिन हर प्रोग्राम उनके गिरता है। इस वक्त सबसे अहम तरीन शख्स इमरान खान है, जिसे जेल में बंद है, हर आंख उसको देखना चाह रही है 70%, लेकिन उसकी अब झलक नहीं दिखा सकते। बड़ी साहब, मैं आपसे बददयांती के एक मीनार जो आपने खड़े किए हैं, पहाड़ खड़े किए हैं जुल्म ज्यादती के। बड़ी साहब, ठीक है, करते मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले बात की, मैंने सिर्फ 3 फिगरें कोट की हैं आपके पास, और मैंने को घर से नहीं लेके आया। किसी एक पार्टी के मंशूर में ये है कि यार ये हमारे 15 लाख बच्चे सड़क पे क्यों सोते हैं। कोई बंदा ये बात करता है कि ये जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं, कोई बंदा ये बात कर रहा है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या कर रही है, लोगों को टीके लगा के अंधे कर रहे हो। कोई एक मेरा इशू है, नवाज शरीफ मैं की करा आम आदमी 40,000 तनख्वाह वाला। आप मेरी अर्ज सुने, सिर्फ अब मेरी अर्ज सुने। मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ। आजकल मैं खबर कम दे रहा हूँ, सीख ज़्यादा रहा हूँ। गुजारिश ये, आप कह रहे हैं 15 लाख बाहर सो रहे, 2 करोड़ यहाँ हते गुरबत से तकरीबन 60% है। कभी आपने हुक्मरानों के ठार ठप्पे देखे हैं, जो भी ताकतवर है, कभी उनके दफातरों में जाए, 1.5 किलोमीटर तो अंदर लाइनें लगी होती हैं। उनके कमरे में वो फर्नीचर होता है कि जिसका आप ख्वाब में तसव्वुर नहीं कर सकते। देखें, मुल्क के मालक चंद लोग हैं, चंद ख़ानदान कह दें, वो बदलते रहते हैं, हो सकता है उनमें कुछ तब्दीली होती हो, और 98% इनके जुल्म का शिकार हैं। अगर ये जुल्म का शिकार कौम बार बार ना हो तो चंद ख़ानदान आपकी किस्मत का फैसला ना करे। ये ना हो कि आज इलेक्शन हुआ नहीं, 90 दिन में इलेक्शन हुआ नहीं, तो एक बाहर बैठा शख्स लिख के दे रहा है कि मैं वज़ीर आज़म आ रहा हूँ। भट्टी साहब, तकरीब किस दुनिया में होता है काजी? नहीं, एक मुझे बात बताएं, यहाँ पे 15 इकोनॉमिस्ट आए और सारे एलीट इकोनॉमिस्ट थे, वो कोई इनकलाबी लीडर नहीं थे, इस एस्टेब्लिशमेंट के और इंटरनेशनल फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। हर बंदा चीख चीख के रोया है कि तुम्हें बर्बाद कर दिया IPPs ने। कोई एक मंशूर में किसी पार्टी ने कहा, इंक्लूडिंग PTI और सब, कि हम इनको पकड़ के इनके ये खोलेंगे? क्यों नहीं खोलेंगे? और नाल बह के तुम सिखाते रहे हो विच। काजी साहब, अब मैं तो आप जैसे साहब इलम को बता चुका हूँ, यहाँ पाकिस्तान की अवाम अमीर होगी, यहाँ कुछ ख़ानदान अगर खाते रहे। आम ये जो कैमरा मैन है, ये जो ऑफिस बॉय है, नीचे जो रक्षा चला रहा है, जो किसान है, मजदूर है, इनकी हड्डियाँ के गुर्दे निकालोगे तो इनके महल बाहर बनेंगे ना। अगर अवाम खुशहाल होगी तो ये कमीशन कहाँ से खाएंगे? ये क्या शख्स कहता है यार मैंने इसको माइनस कर दिया, मैं नहीं आने दूंगा, आप अगली बात करें। व्हाट इज दिस भाई? ये कैसे हो सकता है कि मैं कहूं कि यार ये इस बंदे का मैं नाम नहीं सुनना चाहता, मिटा दो इसको। यार खुदाई दावे ना करो। मैं अजीम रहनुमा की दोबारा आपको बात सुनवाता हूँ, लतीफ़ साहब सुनवाएं जी।
17 के किरदार जो हैं ना करें एहतसाब, उनका कोई नहीं करवाना चाहता, तारे नहीं करना चाहते। कोई कहता है कि जनाब इससे कैफियत पैदा हो जाएगी खींचातानी की, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको एक साइड पे रख दो, मुझे इन सवालों का जवाब दे दो। जितने कसूरवार जनरल फैज हैं उतने ही जनरल बाजवा हैं। अच्छा भट्टी साहब अभी मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि काजी साहब, ओए बाजवा साहब के तो आप एहसानमंद होना चाहिए। दौड़ गए, उन्होंने कहा नहीं करना तो ना करो। ये कर सकते हैं? आपने मुझे, मैं जेल में था, मेरा पूरे खानदान पे पर्चे थे अरबों खरबों के, आप मुझे जेल से निकलवाते हैं बकौल ख्वाजा आसफ साहब के, और मुझे मेरी सीट जो है हारती हुई सीट जितवाते हैं। ख्वाजा साहब को जिताते हैं, नवाज शरीफ को निकालते हैं और चार्टर्ड प्लेन पे मुझे बाहर भिजवाते हैं। ये भी ख्वाजा साहब ने कहा था ना, ख्वाजा साहब ने। ये दोनों चीजें मेरी नहीं है, मैं बारहा कह रहा हूं, मैं आजकल इनकी कही हुई चीजें दोहरा रहा हूं। कल रात नून लीग के दरीना आदमी ने कहा, उन्होंने कहा इमरान नवाज शरीफ साहब नजरसानी करें, मीनार पाकिस्तान मुमकिन नहीं है कि ये दोबारा बात कीजिएगा। मियाँ साहब को कहा गया कि मीनार पाकिस्तान भरना मुमकिन नहीं है, और उन्हीं के एक आईनी माहने का सर कानूनन तो आपको जेल जाना होगी। उन्होंने कहा तो आप मुंह बंद करें, कानून होगा जाऊंगा, पता है बकौल उनके। हाँ जी, कि उन्होंने जेल नहीं जाना, हो सकता है नहीं जाना कोई। तो काजी साहब, इनका ना मेरे साथ वास्ता है ना आवाम का। दो चार जो लोग मैटर करते हैं उनको काबू करो, हुकूमतें करो, मौजे करो। देखे ना, मुझे बताए कि कौन से आर्मी चीफ से जितने भी रहे हैं, डॉन लीक हो, जो भी हो, और साबका हो और चीफ जस्टिस साहबान हो, इनकी लड़ाई नहीं रही। जो कभी इनके बारे में भट्टी साहब मैं आपको बता दूं, थोड़ा से हकायक की तरफ आते हैं, ये उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, माजी की मैं बात कर रहा हूँ, हाल की नहीं। कोई लड़ाई नहीं थी इनकी, यही सूट करते थे उनको, और यही वजह है कि आज मुल्क इस मकाम पे पहुंचा है। एक और शॉट जनाब जावेद लतीफ़ साहब का। शहबाज शरीफ अपने कायद को समझा नहीं सकते, राय दे सकते, और राय जो वो देते हैं उनकी अपनी राय होती है। हमारी जमात के अंदर कोई कारकुन, कोई ओहदेदार ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ एक हतमी फैसला दे दें तो उसके बाद कोई अपनी राय दे। ये तो फिर क्या है, ये तो फिर अदब एहतराम से, एक तो मेरा एहतजाज है, आपने इंसाफ के 3 शॉट चला दिए, लेकिन आप मालिक हैं, मैं मुलाजम आदमी हूँ। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें एक बंदा उठ के कहता है कि मेरा कायद जो फैसला कर दे, किसी की हैसियत नहीं है उसको चेंज कर सके। फिर जमहूरियत तो ख़त्म हो गई ना। डिक्टेटरशिप क्या है? क्यों ज़ियाउल हक को बुरा कहते हो? क्योंकि उसने आइन तोड़ा था, उसने एक मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया था। मुशर्रफ को इसलिए कहते हैं, तो ये तो एक गैर मुंतखब हुकूमत पहले ही हुकूमत बन चुकी है, उसने तो ख़त्म किया था। ये तो निगरान हुकूमतों को अपना सरफराज एक बयान देते हैं और अपने बयान से मुनरफ हो जाते हैं, इस तरह भागते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, मगर जावेद लतीफ़ साहब, मैं नहीं समझता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े वाइज आदमी हैं। वो अपने वर्कर्स सुनते हैं और उनकी जो है बात मानते भी हैं, मगर जो आप बात कर रहे हैं ना, वो जमहूरियत का असूल नहीं है, अंडरवर्ल्ड का असूल है। अंडरवर्ल्ड में डॉन इस तरह से करते हैं, जो कि मियाँ साहब कतन नहीं है, एक जमहूरी पार्टी को हेड करते हैं। एक ब्रेक, हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब एक हम अहम इशू की तरफ आते हैं। ये जो आशूब चश्म आया है, इस हवाले से बड़ी खौफनाक खबरें आई हैं कि जो इसका इलाज की बजाय बहुत से लोग जो हैं गलत इलाज की वजह से या गलत दवा की वजह से एक लोग बाकायदा अंधे हुए हैं या होने का खदशा है। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के एक शॉट सुनवाता हूँ, फिर हम हमारे साथ होंगे डॉक्टर उबैद अली जो अमूर दवा साजी के एक बहुत बड़े माहिर, उनसे बात करेंगे। पहले ज़रा CM साहब की हमें बात सुना दें। जो भी उसमें मुलव्वस उसको पकड़ें बगैर किसी प्रेशर में आए। डेफिनेटली कुछ बासर लोग भी हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं है। पहली बात, जो हमने विक्टिम से जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको अदालत तक ज़रूर पहुंचाएंगे, जो हमारा फ़र्ज़ है करना। रिपोर्ट अभी मेरे ख्याल में 7-8 दिन लगेंगे आने में। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती भी और कहना मुनासिब नहीं है कि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। जी वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। ये फरमाइए कि ये कैसे कोई हादसा हुआ? दवा मैंने आज आपका वीलॉग भी देखा है जो आपने एक्सप्रेस में आया था
कि ये क्या हुआ और बजाय वो दवा जो है वो जो है जहर कैसे बन गई आंखों के लिए? देखिए, ये दो मुख्तलिफ मामला है। एक जो चश्म का जो बीमारी फैली हुई है वो एक अलग मामला है, और इस दवा का इस्तेमाल, ये दवा जो है आंखों में इस्तेमाल की जा रही है ऑफ लेवल, यानी कि एक बड़ी शीशी से लेकर छोटी छोटी शीशियों में इसको भरा जाता था और डॉक्टर डायरेक्टली आंखों में लगाते थे। ये ऑफ लेवल यूज़ दुनिया भर में अलाउ किया जाता है, लेकिन इसके साथ पूरी जिम्मेदारी ली जाती है, पूरी एहतियात की जाती है। तो डॉक्टर बदएहतियाती कर रहे थे और जो बनाने वाले थे वही बदएहतियात थे कि वो 40 इंजेक्शन बना रहे हैं, 80 इंजेक्शन बना रहे हैं एक वाइल से, यानी 80 बार प्रिक कर रहे हैं। जब 80 बार आप प्रिक करेंगे तो उसके अंदर जरासीम चला जाएगा, और जरासीम सीधा सीधा आप आँख में डाल रहे हैं। जब जरासीम सीधा सीधा आँख में डालेंगे आप, तो फिर आँखें जाएंगी, क्योंकि इसमें जो ड्रग है वो ड्रग बहरहाल फ़ायदेमंद तो है, लेकिन अगर वो कंटेमिनेटेड हो जाए, इस तरीके से प्रैक्टिस की जाए, गैर एहतियात तरीके से प्रैक्टिस की जाए, तो आँखें जाना पहले भी रिपोर्टेड है दुनिया में, और यहाँ बदतरीन तरीके से आँखें गई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने फरमाया इसके बनाने में बदएहतियाती की गई, डॉक्टर बदएहतियाती करते हैं, तो एक आम जो बेचारा पेशेंट है, मरीज है, किसी तकलीफ में मुब्तला है, तो उसको सज़ा क्यों मिल रही है? बेहतियाती तो बनाने वाले ने की, एक की बजाय ज़्यादा डोज बना ली, उसको बार बार कर रहे हैं। डॉक्टरों की गलती है, तो मर तो गरीब का बच्चा रहा है। क्या इन बाअसर लोगों को कानून की गिरफ्त में आया जाएगा अगर किसी ने बेहतियाती की है या वायलेशन की है, जिससे इंसानी आंखें ज़ाया हो रही हैं? देखिए, महज़िब दुनिया में तो सीधा सीधा जेल भेजा जाता है कि अगर आप बदएहतियाती इस तरह कर रहे हैं। देखिए, बड़ी सादा सी बात है, क्या जिसको ये इंजेक्शन लगाया जा रहा है उसको बताया जा रहा है कि ये इंजेक्शन जो है वो हमने गैर महफूज तरीके से फिल किया है, रीफिल किया? क्या उसको बताया जा रहा है कि ये इंजेक्शन जो है वो इस मर्ज़ के लिए मंजूर शुदा नहीं है किसी भी अथॉरिटी में, वो उसको आप लगा रहे हैं बगैर उसकी मर्ज़ी से? तो पहला बड़ा तो ये जुर्म ये हो गया। दूसरी बड़ी बात ये है कि आप इतने बदएहतियात क्यों हो गए एज ए डॉक्टर? आपको नहीं पता कि एक 4 ml की वाइल से 80 इंजेक्शन जब आप निकालेंगे, 80 बार प्रिक करेंगे, तो उसमें जरासीम जाएगा। फिर वो जब ये बायोलॉजिकल ड्रग है, बायोलॉजिकल ड्रग की कंपाउंडिंग पर बहुत एहतियात की जाती है। तो और जो लोग ये कर रहे थे, जो ये रीफिल कर रहे थे, क्या उनके पास लाइसेंस था ये करने का? फार्मेसी ने उनको लाइसेंस दिया था ये करने का? वो भी बराबर के मुजरिम हैं। लेकिन जो ड्रग इंस्पेक्टरों के ऊपर जो आपने आफत ले आई ना इस केस के अंदर, वो मेरे समझ से बालातर है कि आप असल वजह की तरफ जा नहीं रहे कि ये ऑफ लेवल यूज़ क्यों प्रमोट किया गया, इस ऑफ लेवल यूज़ को प्रमोट करने के दौरान एहतियात क्यों नहीं बरती गई, ड्रग को कंटेमिनेट होने के चांस क्यों दिए गए, और पता नहीं रोज़ाना इतना कितना कहाँ ऐसा हो रहा होगा, कितनी लोगों की आंखें जा रही होंगी, कितने के हार्ट अटैक हो रहा होगा। ये तो हमें इल्म नहीं है, हम काउंट तो करते नहीं हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये बताएं कि थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए, अब रेगुलेटरी रजीम तो आप देख ही रहे हैं, हम सरकार से क्या एक्सपेक्ट करें? वो जो बड़े अहम कामों में मसरूफ़ हैं, ये क्या बीमारी है, इसका फैलाव किस तरह होता है, इससे बचाव का क्या तरीका है, हम अपने तौर पर ही जो लोगों को जो तजवीज़ कर सकें? देखिए, जो दवा लगाई गई है ना वो इस बीमारी में नहीं लगाई गई, वो लगाई गई है उन लोगों की जिनकी रेटिनोपैथी हो रही थी, जिनके नर्व वो काम नहीं कर रहे थे। अभी जो बीमारी फैली हुई है ना, ये इन्फेक्शन है। बदकिस्मती से हमारे पास अभी तक इसकी जीनोम सर्विलेंस की नहीं गई है, लेकिन जो रियल टाइम डेटा है, जो मालूमात है, वो हम देखते हैं कि एक आदमी को 3 से 5 दिन में ये डिसअपेयर हो जाता है। तो अब आंखों में ये है, मगर बहुत तेज़ फैलने वाला, कोविड से ज़्यादा तेज़ फैलने वाला है। अगर इसकी आप R0 वैल्यू देखेंगे, तो आप अगर हाथ आँख में लगा रहे हैं, तो फिर वो हाथ आप जिस कपड़े पे लगाएंगे, जिस फर्श पे लगाएंगे, जिस मेज़ पे लगाएंगे, उस पर कोई और हाथ लगाएगा तो वो भी आँख पे लगाएगा, तो उसको तो फैलेगा। तो यही इसका तरीका है कि अगर आप इन्फेक्शन में हैं तो अपने ऊपर चश्मा रखें ताकि आपके हाथ वहाँ ना जाए। दूसरा ये कि जिन लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो अपने हाथ को साफ रखें, आँखों में न लगाने की कोशिश ना करें। मगर वायरस अपने शिकार को पहचानता है, वो जाएगा, वो 5 दिन तक रहेगा, 3 दिन तक आपको तंग करेगा, उसके बाद वो आपको ट्रीट कर देगा। किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है जब तक कि कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी रेगुलेटरी जो है रिजीम, वो इतनी वीक क्यों है? क्या वजह है कि जब हम जब भी देखते हैं ये जो है इतने कार्टल्स पावरफुल हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको लिया और यहाँ पे एक जाली दवाई पकड़ी गई। मुझे नहीं लगता कि उस फैक्ट्री के खिलाफ कोई एक्शन हुआ, क्योंकि ख़ुद मौसूफ जो वो वज़ीर सेहत की अहलिया की वो फैक्ट्री थी। तो क्या हम मजबूर हैं इन तमाम इदारों के सामने?
नहीं, मैं समझता हूँ कि इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लिया जाए। इस वक्त महज़िब दुनिया है, आप डॉक्टर्स को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर बात की है ना, इस तरह इस मसले में खुलकर आप इसको एक बार इसका कमीशन बना दें, एक बार इस पर इंक्वायरी कर लें खुलकर, ताकि पता लग जाए कि हमारी जो कर्टल्स हैं वो कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, इसके पीछे महरक़ात क्या हैं। तो चाहे वो डॉक्टरी बिरादरी हो, चाहे फार्मेसी बिरादरी हो, चाहे गवर्नमेंट की बिरादरी हो, चाहे कंपनी हो, कंपनी इसमें भरपूर जिम्मेदार है। उसको क्या नहीं मालूम था कि उसकी दवा इस तरह मिसयूज़ की जा रही है, दवा का इतना एब्यूज़ किया जा रहा है, इतने ख़तरात मोले जा रहे हैं और ये ख़तरात आवाम तक जा रहे हैं। देखें, ये अभी आया है हमारे सामने, पता नहीं कितने लोगों की आंखें जा चुकी हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा 2020 में शिफा के अंदर 50 लोगों की आंखें चली गई थी। ये कोई मामूली बात नहीं है लोगों की आंखें छीन लेना, हमें इसको समझना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जब दवा बनती है तो ये जो तमाम खतरात हैं इससे आगाह करना मैन्युफैक्चरर का जो है वो भी ड्यूटी नहीं है कि ऊपर लिखे या उसके बारे में हदायत दे या डॉक्टर को बताए? ये जो दवा है ना, ये जेनटेक की दवा है। जेनटेक एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है ना जहाँ पे दवा बन रही है वो बिलियंस ऑफ डॉलर की बनी हुई है। अब जो लोग यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक डिवीजन है, इसे हम कहते हैं फार्मेसी सर्विसेज। आप फार्मा को इकोनॉमिक्स देखेंगे, फार्मा को एपिडेमियोलॉजी देखेंगे कि कौन सी दवा कहाँ कितनी इस्तेमाल हो रही है, यही कंपनी की जिम्मेदारी भी है। अब कंपनी तो कमर्शियल बेनिफिट के चक्कर में रहती है, चाहे पूरी दुनिया में आप देखें जितनी सफ़े अव्वल की कंपनियां हैं सब अंडर कॉर्पोरेट इंटीग्रिटी एग्रीमेंट काम कर रहे हैं, सब पर इस मामलात में फ़ाइन हुए हैं। ऑफ लेवल यूज़ को ये लोग प्रमोट करते हैं क्योंकि पैसा मिलता है इस तरह। अब एक दवा जो है वो फ़र्ज़ करें 10,000 रुपये की है, उससे 80 डोज बन रहा है, तो हर आदमी जो है 10,000 पे कर रहा है। तो ये तो एक लालच का वो है, पूरा बाजार है और कॉन्शियस लेवल सबका बहुत कम है, शऊरी सतह बहुत नीचे है, तो ये तो सब कुछ बहरी में चलती रहेगी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, तो ये तादीबी कार्रवाई तो आप, मुझे याद है कि आपने जो एक दफ़ा जब आप चीफ ड्रग इंस्पेक्टर थे तो आपने कुछ टीके रोके थे जिसकी वजह से आपको लंबा ऑर्डील, और मैं मुबारक भी देना चाहता हूँ कि वो केस अल्टीमेटली आपने जीता जो है कोर्ट में जाके। और लेकिन ये जिम्मेदार लोग जो हैं उनको हाथ कोई नहीं डालता। उस ज़माने में अफ़गानी साहब थे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हेड, जब वो गलत टीके हमला औरतों को लग गए थे, मगर किसी को कुछ भी नहीं हुआ। जी ये बड़ी गहरी बदकिस्मती भी है और हमारी तबाही की वजह भी है कि हम अंजाम तक नहीं पहुंचाते, ना उससे कुछ सीखते हैं। अभी इससे भी हम कुछ नहीं सीखेंगे, ये कल दोबारा फिर होगा। आप याद कर लें 2011 में हमने 125 लोग मार दिए थे ना मामूली सी कंटेमिनेशन के साथ इसी PIC के अंदर। क्या हमने इससे क्या सीख लिया, हमारी दवाओं की क्या? मैं काजी साहब इस मौके को फ़ायदा उठाते हुए बताऊं कि जहाँ जहाँ पर आई ड्रॉप बन रहा है, जहाँ जहाँ पर आई ऑइंटमेंट बन रहा है, इन सब जगहों पे जरासीम नहीं होने चाहिए। मैं इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास एसेप्टिक इन्वायरमेंट नहीं है आई ड्रॉप बनाने का। जब आप एसेप्टिक इन्वायरमेंट मीनिंगफुल नहीं रखते, जिसमें कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी मौजूद नहीं है, तो फिर आप एक रिस्क लेते हैं जरासीम के साथ जाने का। अब ये अल्लाह का निज़ाम है कि पानी से आप आँख धोते हैं तो आँख को कुछ भी नहीं होता, तो वो आपको अगर बीमार होंगे तो आँख को नुकसान पहुँचेगा यकीनन, क्योंकि आपका जो आई ड्रॉप है वो 3 साल की एक्सपायरी है, उसके अंदर आपने प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है। प्रिजर्वेटिव इफेक्टिव रहा या नहीं रहा, आप पूरा महीना इस्तेमाल करते हैं, बाकी अल्लाह खैर सल्ला, सही हो गया तो अल्लाह का वो दवा की अच्छाई थी और ख़राब हो गया तो अल्लाह की मर्ज़ी थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उबैद अली, आपने एनलाइटन किया। और जो लोग इस जो है पट्टी साहब, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, मगर बात ये है कि जब आबे का आबा ही बिगड़ा हुआ है, ऊपर देख लें क्या हो रहा है। जब हम डिसक्रेडिटेड लोगों पे मुसल्लत करेंगे तो नीचे भी यही कुछ होना है। मगर मैं जवाब आपसे लूँगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, एक पहले तो कहते थे जी अफवाहें चलती हैं, अब खैर से वीलॉग भी आ गए हैं, अच्छे करने वाले भी हैं, लेकिन हर वक्त जी डील हो गई है, नहीं हो रही, हो गई है, मतलब हर वक्त हम वो क्या कहते हैं, वो सुई का जो सुराख है उसमें से फरिश्ता गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस तरह बगदाद में हुआ था। क्या ख्याल है आपका? तो क्या आपके पास क्या टेक है इसका? क्या सब गुजारिश है, एक बड़ी पुरानी कहावत है, जब तक सादा, बेवकूफ़ और लालची लोग जिंदा, ठग भूखे नहीं मर सकते। यकीनन ये एक तो बड़ी कहानी है। अभी आप जिस इंजेक्शन का बात कर रहे थे, 62 लोग, पेट्रोल की स्मगलिंग होती है रानी, 62 लोग, डॉलर की स्मगलिंग होती है 62 लोग, ताकतवर लोग,
क्या हुकूमतों से तक सर आज तक पकड़े कितने गए और कितनों को सजाएं हुई? जब से पाकिस्तान बना है हर बड़े हादसे के बाद इसके पीछे बासर लोग हैं। शुगर माफिया इसके पीछे बासर लोग हैं, घी माफिया। तो ये जब तक बाअसर लोग और आम शहरियों के लिए कानून एक ना होगा, ना मुल्क में अमन होगा, ना तरक्की होगा। झूठ जितना मर्जी बुलवाता रहे, पैसे खूब लग रहे हैं। नहीं बड़ी साहब, मैं अगर आपने ये बात की है ना, मैं इसका जवाब दे के दोबारा सवाल पे आता हूँ। इस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट में शायद पीएम से भी ज़्यादा पावरफुल आदमी तो वज़ीर दाखिला होता है, वही होता है ना। उसे कहें असी तेन गायब कर देंगे, इनडायरेक्टली उन्होंने यही कहा गया ना, जनाब आपको गायब कर देंगे। नहीं, डायरेक्ट कहा, फिर हुकूमत का दी है। उन्होंने ये लफ्ज कहा कि शेख रशीद का हाल नहीं देखा, शेख रशीद गायब है ना, जबरी गुमशुदा है। तो एक सिटिंग मिनिस्टर को कहा जाता है कि जी आप गायब हो जाएंगे। जिस मुल्क में ये हाल हो कि उसे एक्स इंटीरियर मिनिस्टर ये कहे। और दूसरी बात, ये खबरें बकायदा पैसे दे के चलवाई जा रही हैं कि क्या करना चाहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट से डील हो रही है। इस डील का कोई वजूद नहीं। इमरान खान ने जेल में एक ही कहा, साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। डील किस बात पे करूं? कुछ लोगों का ख्याल होगा हमें एनआरओ दे दे, हमारे केस ना खुले, फलाना खुले। अभी तक अगर इलेक्शन होते हैं और तमाम सियासी जमातों को तो तरीके इंसाफ, वरना नून लीग के लीडरों के मुताबिक हुकूमत मिल चुकी है। उसका ऐलान जनवरी में हो या फरवरी में, मुझे नहीं पता। देखिए, जितनी को हुकूमत काकड़ साहब की है ना, इतनी को उन्हें भी मिल जाएगी, ले लें, वो भी ले लें। लेकिन ऑलरेडी है किलार होना, जनवरी में कर दें, फरवरी में। फवाद साहब वहाँ बैठे हुए हैं, भले वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। आज चीमा साहब बैठे हैं, वो उनके सारे बंदे बैठे हुए हैं, उनसे मुलाकात मुबैना तौर पर। डील की खबरें जान के प्लांट की जा रही हैं। कल जब अटक जेल से तरीके इंसाफ के चेयरमैन निकले, इंतजामियों का था कि एक झलक इसकी अगर मीडिया में चल गई तो आप सब सस्पेंड हैं। एक अक्स चला है, उससे सर पकड़ के सुबह के बैठे हुए हैं। वो ये खां की ये जो गाड़ियां निकली थी यहाँ, उससे परेशान है और एक आला अफसर की सरजनिश की गई है। तो जब वो बंदा पब्लिक में आएगा तो तुम्हारे तो पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ये किसी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे फेंक दी होगी। ये तो काजी साहब, उसमें अक्स नजर आ रहा है, पूरा तरीके इंसाफ का चेयरमैन ही नजर आ रहा, जो उसके अक्स से खौफजदा है। अगर वो बाहर आता है और सियासी उसे इतनी की लेवल प्लेइंग मिलती है, अच्छा, कि वो अपने कैंडिडेटों को कहे भाई आप इलेक्शन लड़ो। उनके जो वकील हैं या जो जिन लोगों को उन तक रसाई है, वो कह रहे हैं भाई कोई डील शील नहीं है, आप जो है वो। मैं कह रहा हूं डील का तासुर पैसे दे के फैलाई जा रही है। डील जहां भी होनी है हो चुकी है। अगर वो किसी और के साथ हो चुकी है बज़ाहिर लंदन से डायरेक्ट फ्लाइट कोई नहीं आती पाकिस्तान, खुसूसन लाहौर, लेकिन टेलीफोन डायरेक्ट आते हैं और रकीब वो भी डायरेक्ट मिलते हैं। मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज 27 सितंबर 7:53 पर इमरान खान से कोई डील नहीं हुई। जो उसका अक्स नहीं देख सकते, डील हो भी नहीं सकती, उससे वजीर आजम कैसे देखें? देखो यार, वो तो पता चल कितने मकबूल लीडर जिसका मुख्तलिफ सर्वे कहता है 70% मकबूलियत है। और दूसरी बात, अभी कह रहे हैं पाकिस्तान सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, सबसे सस्ता तरीन है गुर्बत में। आपसे नीचे कितने हैं? आपकी कुव्वत खरीद है कितनी? आप तो 1 किलो आटा खरीदने के 98% लोग काबिल नहीं रहे, बिजली का बिल देने के काबिल नहीं रहे। चंद खानदानों ने इस मुल्क को चरगमाल बना लिया। जब तक यहाँ वो रहेंगे, यहाँ पाकिस्तान रहेगा। अल्लाह करे पाकिस्तान ता क़यामत रहे, ता हयात रहे। लेकिन आपको गिद्ध लटकाने होंगे जो 40-50 साल से अपनी मर्जी से चला रहे हैं। इनके नीचे कौन है बता, आगे देखें। नहीं देखिए, ये साथ इजिप्ट आया है। इजिप्ट का बुरा तरीन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं और पीएम साहब ने ये भी कह दिया कि बिल्कुल चले जाओ। अजीब है कि यहाँ गुर्बत ज़्यादा है, लेबर सस्ती है। बाहर एक मजदूर लेबर के 100 पाउंड लेता है, यानी कि 3.25 तकरीबन 35,000, इधर 1,000 लेता है। कादी साहब, आप कुव्वत खरीद देखें, आज आपकी कुव्वत खरीद 2 लाख मिनिमम सैलरी। आज सेनेट कमेटी में एक बात की गई है भट्टी साहब की, जो हरम शरीफ में जो वहाँ पे ज़्यादातर जेब कतरे जो हैं वो वतन अजीज़ से यानी लोग हैं।
वो तो उधर पकड़े गए, असल तो मुल्क के पाकिस्तान के जेब कुतरे तो पकड़े ही नहीं गए। जिस दिन पाकिस्तान के असल जेब कुतरे पकड़ गए, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा, क्योंकि उन बड़े जेब कुतरों की वजह से छोटे छोटे बेचारे रोटी चलाने के लिए वो काम फिर भी ठीक नहीं है। असल जेब कुतरे जो मुल्क को कुतर रहे हैं, दीमक की तरह खा रहे हैं, और वो हर दौर में चंद हजार होते हैं, वो कभी करोड़ों में नहीं उनकी तादाद हुई, उन्हें ख़त्म करना होगा। लेकिन बट साहब मैं जो ये देख रहा हूँ ना, ये जो आई डोंट थिंक दिस इज सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखे ना, मुझे एक बात बताएं कि आए थे यहाँ पे बहुत बड़े इसहाक डार साहब, डॉलर, तो ये तो मैं कहता हूँ फिर उन्हीं को काम दे देते हैं भाई, $150 पे ले आए ताकि पेट्रोल 12-14 रुपए कम हो। अगर कोई काम आंदा भी है तो माल तोड़न तो अलावा एस्टैब्लिशमेंट आपके आर्मी चीफ, मैं तो कहता हूँ और सख्ती करनी चाहिए। लाहौर के ताजरों के नाम मिलते तो आज शायद डॉलर पाकिस्तान में 350 का होता। अब मैं क्या सर 334 से तो वापस आया है। मैंने ये नहीं होता ये पीछे करने की बजाय, और यही हीरा अंदोज है, इस घर को आग लग रही है घर ही के चिराग से। हम अजीब आदमी लोग हैं कि पूरे मुल्क में आग लगी है पेट्रोल से बुझा रहे हैं, फिर वही आप तजर्बा जो ज़ियाउल हक ने जमाया था वो दोबारा आजमाना चाह रहे हैं। क्लोजिंग सब आप भी तो थोड़ा सा समझे। मैं आपको बताऊं, क्लोजिंग पे आ रहे हैं, और फिर एक और इशू आया है, और ये भी हमारी कायमा कमेटी में उठाया गया कि IPPs मुल्क की सलामती के लिए जो है वो ख़तरा है, वो कैसे हैं, इस पर हम कल बात करेंगे तफसील के साथ बात। आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।